नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं टेक्निकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। विद्यार्थियों, आप सभी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करके फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं और जिस प्रकार से थर्ड सेमेस्टर में आपको टेक्निकल क्लासेस की टीम के द्वारा तैयारी करवाई गई थी और जिस बेहतरीन तरीके से आपका थर्ड सेमेस्टर का एंड सेमेस्टर एग्जाम गया है, उसी प्रकार की तैयारी कराने के लिए एक बार फिर से टेक्निकल क्लासेस लेकर के आया है फोर्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस का ऑनलाइन लाइव कोर्स। जी हाँ स्टूडेंट, जिस प्रकार से आपने थर्ड सेमेस्टर में कुल 5 पेपर पढ़े थे, उसी प्रकार से आपको फोर्थ सेमेस्टर में भी 5 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दिए गए हैं। तो आज का हमारा जो ये वीडियो होने वाला है, इसमें हमें फोर्थ सेमेस्टर में किन किन सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, उसमें किस लिए बेसिकली उस सब्जेक्ट को पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, ये हम लोग जानेंगे। तो स्टूडेंट, फोर्थ सेमेस्टर में जो आपको सब्जेक्ट दिया गया है, कुल 5 सब्जेक्ट, ध्यान से आप देखें तो पहला सब्जेक्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम यूजिंग सी, चौथा है पाइथन प्रोग्रामिंग और पांचवा है कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब देखिए स्टूडेंट, धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग हायर सेमेस्टर में चलते जाते हैं, वैसे वैसे जो कॉमन पेपर हैं वो आपसे दूर होते जाएंगे और जो आपके ब्रांच का, जो आपके कोर ब्रांच का पेपर है, वो आप में ऐड होता जाएगा। फर्स्ट सेम में आपने सारा कॉमन पेपर पढ़ा, सेकंड सेम में आपने थोड़ा सा आईटी के बारे में पढ़ा, थर्ड में स्टूडेंट आपने 3-4 पेपर कंप्यूटर साइंस के पढ़े और अब स्टूडेंट हायर सेमेस्टर में अर्थात फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में आपको केवल और केवल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से रिलेटेड पढ़ना है। यदि हम फोर्थ सेमेस्टर के इन सिलेबस को देखें स्टूडेंट, तो चाहे हम सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका डीआरडीओ का एग्जाम हो या आईएसआरओ का एग्जाम हो, यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं वो मोस्ट वीवीआई हैं और क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ये सारे कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स हैं। पहला जो सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर है क्या? तो आप सभी लोगों ने जब फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, हम इसमें कोई भी एप्लीकेशन रन कर पाते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो या हमारा फेसबुक हो या मान लिया जाए हम टेक्निकल क्लासेस का ऐप ओपन किए हुए हो। तो इसको रन करने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी होता है। जैसे यदि हम अपने फोन की बात करें तो हमारे फोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, आईफोन में आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, लाइनक्स हो सकता है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, आपने बस इसका डेफिनेशन पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, परंतु स्टूडेंट यहाँ पे हमें केवल डेफिनेशन ना पढ़ के बिल्कुल डीप डाइव करना है और हमें यह जानना है कि ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कैसे वर्क करता है। एक लाइन में यदि मैं बोलूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बॉस, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मैनेजर ऑफ ऑल द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब आपका जो पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, इसका जो मैनेजर है, मैनेजर का क्या काम होता है भाई? अगर हम किसी भी कंपनी की बात करें तो कंपनी के पास मान लिया जाए कुछ रिसोर्सेस होते हैं कि भाई मेरे पास 3 मशीन है। अगर कोई प्रोडक्शन कंपनी है, मान लिया जाए वो कुरकुरे बना रही है, तो उसके पास कुछ रिसोर्सेस होते हैं कि भाई, है ना, इतना किलो ये है और इतने बॉक्सेस हैं, है ना, ये मशीन है। और जो मैनेजर होता है वो इन रिसोर्सेस का इस प्रकार से यूटिलाइजेशन करता है कि बिल्कुल सही मायने में प्रोडक्शन हो सके। ठीक इसी प्रकार से बालक, यदि हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजर है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, जो कि क्या करता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, चाहे वो हमारा सीपीयू हो, सीपीयू अर्थात जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप प्रोसेसर भी कहते हैं, चाहे वो हमारा मेमोरी हो अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी, चाहे स्टूडेंट वो हमारा हार्ड डिस्क हो या कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस हो जो आपके कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड है, तो उसको कौन सा प्रोसेस, कौन सा प्रोग्राम कब एक्सेस करेगा, इसका जिम्मेदारी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। बहुत ही वास्ट सिलेबस है स्टूडेंट और बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे तरीके से जिस प्रकार से आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया गया है उसी प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट है बालक, ये आपको मैं अर्थात शुभम सर पढ़ाने वाला हूँ। दूसरा सब्जेक्ट है बालक आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
अब देखिए, आपको नाम से पता चल रहा होगा मैनेजमेंट, कि कुछ तो यहाँ पे प्रबंध करना है, तो हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत कीजिए। मैनेजमेंट, प्रबंध करना है, किसका मैनेजमेंट करना है भाई? तो डेटाबेस अर्थात डेटा का मैनेजमेंट करना है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखिए क्या है। अगर आप अपने कंप्यूटर की बात करेंगे, मान लिया जाए स्टूडेंट, मैं आपको क्या करूं, अभी 10 फोटो सेंड कर दूं, तो आप क्या कीजिएगा, उस फोटो को अपने गैलरी में सेव कर लीजिएगा फोन के फाइल में। यदि लैपटॉप पे आप कुछ डाउनलोड करते हैं, कोई मूवी हो गया, कोई सॉन्ग हो गया, तो वो आपके लैपटॉप के या कंप्यूटर के फाइल मैनेजर में सेव हो जाता है। तो छोटे स्तर पे जहां पे हम पर्सनली किसी कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, किसी फोन का यूज कर रहे हैं, वहां पे हम अपने डेटा को फाइल फॉर्मेट का यूज करके स्टोर करा सकते हैं। यानी कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग करके यूज कर सकते हैं, और हम अपने फोन में, अपने कंप्यूटर में फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का ही प्रयोग करते हैं, है ना। हम फाइल मैनेजर पे जाते हैं, वहां पे 20-25 फोल्डर होते हैं, उस फोल्डर के अंदर बहुत सारे चीजें होती हैं, सब फोल्डर भी होता है। लेकिन जब हम लार्ज स्केल की बात करते हैं, जब स्टूडेंट हमारे पास करोड़ों यूजर्स का डेटा हो, लेट सपोज ऑफ फेसबुक, व्हाट्सएप की बात करें, इनके पास बिलियंस ऑफ पीपल का डेटा है, तो उस डेटा को आप फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में सही तरीके से स्टोर करा करके नहीं रख सकते हैं। उस डेटा को स्टोर कराने के लिए इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे, ताकि आप इफिशिएंटली डेटा को एक्सेस कर सकें, आप रिट्रीव कर सकें, जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप मॉडिफाई कर सकें, हमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है जिससे हम ये काम कर सकें, और वो सॉफ्टवेयर है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अर्थात डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। माई सिक्वल का यूज किया जाता है, नो सिक्वल का, सिक्वल अर्थात स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको शायद नो सिक्वल पढ़ने के लिए दिया गया है, मारिया डीबी पढ़ने के लिए दिया गया है। ये जो पेपर है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपको ध्रुव सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तीसरा है बालक आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम यूजिंग सी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सी लिखा हुआ है, ये सी क्या है सर? जी हाँ, जो आपने थर्ड सेमेस्टर में बालक पढ़ा सी लैंग्वेज, वही सी लैंग्वेज का प्रयोग यहाँ पे करना है। थर्ड सेमेस्टर में बालक आपने जो सी लैंग्वेज पढ़ा, वहां पे आपने प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन जाना, है ना। आपने जाना कि भैया हम जो अभी तक मूवी में देखते आ रहे हैं, कोडिंग कोडिंग प्रोग्रामिंग, आखिर ये होता क्या है, हम प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं, और दूसरी बात करते क्यों हैं। तो हमने जाना कि जो भी हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है, हम उसको सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं, और उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, चाहे सी लैंग्वेज हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट वहां पे हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। अब स्टूडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हमारे पास डेटा आता है, यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूं, जब प्रोग्रामिंग में हमारे पास डेटा आता है, जैसे स्टूडेंट मान लिया जाए आपको क्या करना हो, 100 एम्प्लॉयज का नेम, मान लिया जाए उनका सैलरी और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, ये आपको स्टोर कराना हो, तो आप क्या कर सकते हैं। पहला तरीका है आपके पास कि स्टूडेंट आप 100 नेम के लिए वेरिएबल डिक्लेयर कराएं, नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4। इसी प्रकार से 100 आप डेट ऑफ बर्थ के लिए वेरिएबल्स डिक्लेयर कराएं, है ना, DOB1, DOB2, DOB3, DOB4 एंड डॉट 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 DOB100। दूसरा, आप स्मार्टली क्या कर सकते हैं कि आप एरे का यूज कर सकते हैं। 3 एरे का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। एक एरे बनाएंगे 100 साइज का, जिसमें 100 एम्प्लॉय का नेम स्टोर हो जाएगा। दूसरा एरे बनाएंगे सैलरी नाम का, जिसमें 100 एम्प्लॉय का सैलरी स्टोर हो जाएगा। और तीसरा एरे बनाएंगे हम लेट्स से डेट ऑफ बर्थ नाम का, जिसमें कि 100 एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट, कि ये जो हमारे पास इतने सारे डेटा थे, उनको हमने एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करा दिया। तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली ये जो पेपर है ना, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम यूजिंग सी, ये 2 पेपर का मिक्सचर है बालक। ये आपका 2 पेपर का मिक्सचर है, डेटा स्ट्रक्चर अलग है, एल्गोरिदम अलग है, परंतु चूंकि आप लोग अभी डिप्लोमा लेवल पे हैं, तो इन दोनों पेपर को कंबाइंड करके आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जब हम डेटा को, एकदम ध्यान से सुनना है, जब हम डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर कराते हैं, ताकि
हम उसे इजीली एक्सेस कर सके, रिट्रीव कर सके, मॉडिफाई कर सके, तो हम उसे डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना। अब प्रोग्रामिंग में हमारे पास कई सारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। एक डेटा स्ट्रक्चर तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सी लैंग्वेज में ही, एरे। आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा एरे होता है ये स्टूडेंट कंटिन्यूअसली डेटा को स्टोर कराता है ना, यानी कि इसके जो मेमोरी लोकेशंस होते हैं वो बिल्कुल लीनियरली होते हैं, है ना। आप लोगों ने पढ़ा। इसके बाद स्टूडेंट आगे हम लोग को इसमें पढ़ना है लिंक्ड लिस्ट के बारे में। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है स्टैक के बारे में, क्यू के बारे में, ट्री एंड ग्राफ के बारे में। दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दोनों आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और एल्गोरिदम की बात करें तो ये क्या होता है सर? तो एल्गोरिदम आपने पढ़ा होगा सी लैंग्वेज में ही, जब सी लैंग्वेज स्टार्ट हुआ होगा तो आपने स्टार्टिंग में ही बालक पढ़ा होगा एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स के बारे में। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, कोई बताएगा? जी हाँ, जो आपके माइंड में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज नॉन एज एल्गोरिदम। बिल्कुल, किसी भी प्रोग्राम प्रॉब्लम को, किसी भी टाइप के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया होता है उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो स्टूडेंट ये तो हमने वहां पे जान लिया था। वहां पे हमने छोटे छोटे एल्गोरिदम्स भी बनाए थे, दो नंबर को जोड़ने का एल्गोरिदम, प्राइम नंबर फाइंड आउट करने का एल्गोरिदम। यहाँ पे जो आपको एल्गोरिदम पढ़ना है बालक, वो आपको पढ़ना है ऐसे ऑपरेशंस का जो कि अमूनन प्रयोग किए जाते हैं इन द फील्ड ऑफ प्रोग्रामिंग। यानी कि स्टूडेंट यदि हम बात करें यहाँ पे एल्गोरिदम की, तो आपको पढ़ना है सर्चिंग एल्गोरिदम। कि आपके पास भाई, मान लिया जाए आपके पास 1000 स्टूडेंट्स का डेटा है। आपके पास क्या है? 1000 स्टूडेंट्स का डेटा है। और डेटा क्या है भाई? तो मान लिया जाए रजिस्ट्रेशन नंबर है, 1000 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो सबसे पहली बात तो आती है डेटा स्ट्रक्चर की, कि हाउ विल यू स्टोर दीज 100 रजिस्ट्रेशन नंबर्स। आप इस 100 रजिस्ट्रेशन नंबर को कैसे स्टोर करेंगे? क्या आप एक एरे के फॉर्म में स्टोर करेंगे? क्या आप लिंक्ड लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करेंगे? क्या आप स्टैक के फॉर्म में स्टोर करेंगे या क्यू के फॉर्म में स्टोर करेंगे? तो अब जो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर होते हैं बालक, डेटा स्ट्रक्चर, जस्ट डेटा स्ट्रक्चर को आप ऐसा समझ लीजिए, डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे। और आगे हम लोग पढ़ेंगे भाई तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, डेटा स्ट्रक्चर जस्ट एक तरीका है डेटा को स्टोर करने का। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपके सामने प्रश्न यह उठता है कि आखिर इस 100 स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन नंबर को हम कैसे स्टोर करेंगे? तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे हम एरे का यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो लिंक लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं। स्टैक का हम यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, क्यों? फिर वहां पे डिसएडवांटेज आ जाएगा, वो आपको आगे ऑब्वियसली पढ़ाया जाएगा, है ना। तो अब आपने एरे का यूज कर लिया। अब मान लिया जाए एक स्टूडेंट है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 121 18 18 001। मान लिया जाए ये रजिस्ट्रेशन नंबर है एक स्टूडेंट का, ठीक है। और आपको सर्च करना है। पहला तरीका क्या? आप एक नंबर में मिलाए, नहीं मिला। फिर दो नंबर मिलाए, नहीं मिला। फिर तीन नंबर मिलाए, नहीं मिला। फिर चौथा नंबर मिलाए, नहीं मिला। इसको हम बोलते हैं लीनियर सर्च। तो ये भी सर्च करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि स्टूडेंट हम यहां पे क्या करें कि हम इस रजिस्ट्रेशन नंबर को अरेंज कर दें, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और तब हम उसके हिसाब से पता लगा ले कि ये कहां पे है। इन द सेंस मैं ये कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट कि सर्चिंग हम कैसे परफॉर्म करेंगे डेटा की। और अभी मैंने बोला कि इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे, तो सॉर्टिंग कैसे परफॉर्म करेंगे डेटा की? तो अगर आपके पास ढेर सारे डेटा है, जैसे मान लिया जाए 1000 एम्प्लॉय का सैलरी है, और आपको इंक्रीमेंट ऑर्डर में सैलरी को क्या करना है? स्टोर करना है, कि सबसे कम वाले का सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे ज्यादा सैलरी वाला, उससे ज्यादा सैलरी वाला, उससे ज्यादा सैलरी वाला।
तो आप क्या करेंगे, जा करके एक एक करके करेंगे मैनुअली? क्या नहीं, इसके लिए हमारे पास एल्गोरिदम है। ये एक प्रॉब्लम है और इसका हमारे पास एल्गोरिदम है। तो यहाँ पे जो एल्गोरिदम है बालक, आपको यही सारे एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ना है। आपको सर्चिंग एल्गोरिदम्स पढ़ने हैं, अलग अलग सर्चिंग एल्गोरिदम्स होता है, लीनियर सर्च होता है, बाइनरी सर्च होता है। आपको सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पढ़ने हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होते हैं। आपका बबल सॉर्ट होता है ना, बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स भी होते हैं, वो यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे। तो ये है बालक आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। ठीक है, ये पेपर आपको आपके मोस्ट बिलव्ड टीचर ध्रुव सर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद बालक चौथा पेपर है हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग। अब जिस प्रकार से आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से पाइथन भी हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? हम लोगों ने तो ऑलरेडी सी लैंग्वेज को स्टडी कर लिया है, देन व्हाई हम क्यों इसको स्टडी करें? तो भैया, यदि आप करेंट सिनेरियो की बात करें, सी लैंग्वेज कब आया था? तो सर सी लैंग्वेज डेनिस रिची साहब ने लेकर के आए थे लगभग 80 के दशक में, है ना। लेकिन अगर हम अभी करंट सिनेरियो की बात करें, तो चाहे कोई भी फील्ड हो, आप स्टूडेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी पूरा मार्केट पकड़े हुए, प्रत्येक चीज में एआई आ रहा है। इवन आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लीजिएगा, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है भाई, को पायलट का ऑप्शन आ गया है। व्हाट्सएप पे मेटा एआई आ चुका है ना। चैट जीपीटी आ चुका है आपके एंड्रॉयड में। कहने का अर्थ यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देख रहे हैं लगभग प्रत्येक इंडस्ट्री में जा रहा है। तो स्टूडेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो क्षेत्र है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके एल्गोरिदम्स को डिजाइन करने के लिए, इसके नेटवर्क्स को डिजाइन करने के लिए हम लोग किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। आप देख रहे हैं कि आज के डेट में सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो स्मार्ट होते जा रहे हैं। हमारे पास स्मार्ट फैन आ रहा है, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड आ रहा है, हमारे पास स्मार्ट एसी आ रहा है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन आ रहा है ना, एंड ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, ये स्मार्ट का क्या तात्पर्य है? स्मार्ट का तात्पर्य ये है कि ये जो डिवाइसेस हैं, ये इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्ट होकर के डेटा को शेयर कर सकते हैं। दैट्स वाई इन्हें इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। और ये जो आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसमें कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। यदि हम बात करें न्यूरल नेटवर्क्स की, है ना, आज के डेट में जो साइंटिस्ट हैं, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, वो ह्यूमन के ब्रेन को मिमिक करने का प्रयास कर रहे हैं और अभी प्रयासरत हैं। न्यूरल नेटवर्क में कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। डीप लर्निंग की बात करें, डेटा साइंस की बात करें, बिग डेटा की बात करें, डेटा एनालिटिक्स की बात करें, हम चाहे साइबर सिक्योरिटी की बात करें, हम चाहे मशीन लर्निंग की बात करें, स्टूडेंट्स, प्रत्येक इंडस्ट्री में, इन द एवरी फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, इन द एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, आज के डेट में हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स इजीनेस। क्योंकि स्टूडेंट, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखना इतना आसान है कि सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम लिखने में आपको 6 से 7 लाइन लगता था, जी हाँ, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, आप उसको पाइथन में एक सिंगल लाइन के माध्यम से लिख सकते हैं, है ना। और ये तो केवल झांकी है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है। यदि हम बात करें सी लैंग्वेज के कंपैरिजन में, तो सी लैंग्वेज में आप जो कोड 1000 लाइन में लिखिएगा, आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 200 से 250 लाइन में लिख दीजिएगा। तो आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना कम रहेगा। और जो 1000 लाइन हमें पढ़ना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, कल को मॉडिफाई करना पड़ रहा है, उसको हम बहुत ही शॉर्ट वे में कर सकते हैं। एंड मोर ओवर, जो आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपने पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर में कि जो हमारा सी लैंग्वेज है, ये स्टूडेंट एक फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो हमारा सी लैंग्वेज है, ये क्या करता है? तो सी लैंग्वेज में आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप उसको छोटे 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 फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, है ना। अगर मान लिया जाए आपको मैं सी लैंग्वेज में बोल दूं कैलकुलेटर बनाओ, तो आप क्या कीजिएगा? एडिशन के लिए अलग फंक्शन बना लीजिएगा, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग फंक्शन बना लीजिएगा, मल्टीप्लीकेशन के लिए अलग फंक्शन बना लीजिएगा, और मेन फंक्शन में क्या कीजिएगा कि जिस भी फंक्शन को, यानी कि जिस भी कार्य को आपको परफॉर्म करना होगा, उसको कॉल करते जाइएगा, है ना।
तो फंक्शन का मैकेनिज्म यूज होता था, दैट्स वाई सी लैंग्वेज हमारा फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, है ना, और वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता था। परंतु जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट आएगा, क्या? क्लास का, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और ये हमारा बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। नाउ क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा स्टूडेंट, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो आपको स्टूडेंट मैं पढ़ाने वाला हूं। एंड आई होप आपको अब एटलीस्ट मेरा नाम याद हो गया हो, जिसको नहीं याद है, मेरा नाम शुभम कुमार है, और आप मुझे इंजीनियर शुभम कुमार भी बोल सकते हैं, शुभम सर भी बोल सकते हैं, शुभम भैया भी बोल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है ना, यथाशक्ति तथा भक्ति। तो देखिए भाई, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और जो अंतिम पेपर है आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये भी बालक आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। पिछले 5 सालों से, अब तो 6 साल हो गया भाई, 2025 आ गया ना, हाँ, तो पिछले 6 सालों से डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को, सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को, साथ ही साथ वैसे बच्चे जो डीआरडीओ, आईएसआरओ, आरआरबी जैसी पीएसयूज में, संस्थानों में, गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए तैयारी करना चाहते हैं डिप्लोमा के बाद, उनको, और साथ ही साथ जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उनके सेमेस्टर की तैयारी मैं करवा रहा हूं, और आपके सामने प्रस्तुत हूं 4th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस में 3 पेपर को पढ़ाने के लिए। तो जो स्टूडेंट कंप्यूटर ग्राफिक्स है, ये क्या है? बहुत ही बेहतरीन पेपर है और बहुत ही न्यूमेरिकल पेपर है कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है? आप लोगों ने ग्राफिक्स कार्ड के बारे में सुना है? कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड क्यों लगाते हैं? आपने सुना होगा कि जितना अच्छा ग्राफिक्स कार्ड हम लगाते हैं उतना अच्छा हमें पिक्चर क्वालिटी दिखता है। तो हम लोग ना बिल्कुल एकदम बेसिक कंप्यूटर ग्राफिक्स में आपको बिल्कुल एकदम एबीसीडी पे जाना है, और ये देखना है कि आखिर जो कंप्यूटर है वो कैसे किसी भी पिक्चर, तो दूर की बात गई, कैसे किसी डिजाइन को, डिजाइन इन द सेंस कैसे किसी फिगर को वो प्रोड्यूस करता है। मतलब हम लोग एकदम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। कोई भी फिगर बनता है बालक, तो हम देखेंगे कि जो हमारा कंप्यूटर है ना, वो कैसे एक पॉइंट को स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करता है। फिर हम देखेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कैसे लाइन को, है ना, लाइन के कई सारे एल्गोरिदम्स हमें पढ़ने हैं, है ना, डीडीए लाइन एल्गोरिदम पढ़ना है, कोहेन सुदर, देखिए, तो यदि हम ब्रेसेन हम सभी है, आगे सब मैं बताऊंगा, अभी नाम से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम पॉइंट को देखेंगे कि भाई हमारा जो कंप्यूटर है ये कैसे एक पॉइंट को दिखाता, अभी मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया, आपको पॉइंट दिखने लगा, ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव है, और कैसे जो हमारा कंप्यूटर है वो एक लाइन को, अर्थात यदि आप पॉइंट को मिलाते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक लाइन मिल जाएगा। तो कैसे एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जब लाइन समझ जाएंगे, तो कैसे किसी शेप को रिप्रेजेंट करता है, और जब शेप को समझ जाएंगे तो फिर इसको फिल करना सीखेंगे। फिल करना इन द सेंस हम देखेंगे कि कैसे जो हमारा कंप्यूटर है वो स्टूडेंट किसी भी फील्ड, यानी कि आप इमेज इसे कह सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करता है। फिलिंग एल्गोरिदम भी हम लोगों को पढ़ना है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स है, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको जो भी ग्राफिक्स, ग्राफिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्राफ, तो ग्राफ अर्थात जो भी आपको लाइंस, जो भी आपको पॉइंट्स, ये सब जो लिखा हुआ दिख रहा है ना, HOURS, जो भी लिखा हुआ है, ये सब कंप्यूटर ग्राफिक्स का ये एप्लीकेशन है। यदि कंप्यूटर ग्राफिक्स इतना तरक्की नहीं करता तो आपके सामने ये चीजें होती ही नहीं, आपको इतना क्लियर 1080p में वीडियो मिल ही नहीं रहा होता, है ना। बात समझ में आया? तो कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, और हम लोग स्टूडेंट कंप्यूटर ग्राफिक्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जितने भी इसके एल्गोरिदम्स हैं उन सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं, और कंप्यूटर ग्राफिक्स आपको मैं अर्थात शुभम सर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और इसके बाद स्टूडेंट सिलेबस तो मैं आपको आज पूरा डिस्कस कराना चाहता हूं, और मैं चाह रहा हूं कि मैं पूरा डिस्कस करवा दूं, है ना। चलिए, तो पूरा डिस्कस करवा दूंगा, उसके पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं टाइमिंग के बारे में, ठीक है। एक बार टाइमिंग आप लोग बालक देख लीजिए। देखिए,
आपका जो क्लास चलेगा बालक MWF और TTS मैनर में चलता है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो यदि हम बात करें मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे की, तो प्रातः 6 बजे से लेकर के प्रातः 7 बजे तक आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ध्रुव सर के द्वारा क्लास चलेगा। उसी दिन MWF में ही प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक पाइथन प्रोग्रामिंग का क्लास मेरे द्वारा चलेगा। उसी MWF में अर्थात उसी दिन संध्या 5:30 बजे से 6:30 बजे तक कंप्यूटर ग्राफिक्स की क्लास मेरे द्वारा चलेगी। यानी कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को आपकी 3 क्लासेस चलेगी। आपको प्रातः 6 बजे टेक्निकल क्लासेस का ऐप इससे 5 मिनट पहले ही ओपन कर लेना है और आपको आराम से 8, 8:30 तक पढ़ना है। मैं जब क्लास लूंगा तो आपको पता ही है, कम से कम 1 घंटा मैक्सिमम सर जितना पढ़ा दे। ठीक है, तो इसलिए मैंने अपना समय जो है 7 से 8 रखा है, क्योंकि पिछली बार स्टार्टिंग में जो है समय नहीं मिल पाया था। तो 7 से 8 है, हम लोग स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद बालक कंप्यूटर ग्राफिक्स आपका संध्या में 5:30 बजे से 6:30 बजे तक चलेगा। TTS की बात करें तो ट्यूसडे, थर्सडे एवं सैटरडे को आपकी 2 क्लासेस होगी, दोनों प्रातः में चलेगी। प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम ध्रुव सर के द्वारा चलेगा एवं उसके पश्चात प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे द्वारा चलेगा। तो ये कुल 5 सब्जेक्ट आपका बालक हो गया। ठीक है, तो आप लोग स्टूडेंट इसी प्रकार से लाइव क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि टेक्निकल क्लासेस स्टूडेंट क्या है, और जो बच्चे यहाँ पे 3rd सेमेस्टर में ज्वाइन किए होंगे उनको एक आइडिया तो हो ही गया होगा, और आइडिया क्या, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे हमारे बारे में, हमारी टीम के बारे में, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। टेक्निकल क्लासेस ही वो है जहां पे आपको लाइव क्लास बोल करके लाइव क्लास कराया जाता है। टेक्निकल क्लासेस ही वो संस्थान है जहां पे आपको लाइव क्लास से पहले कंप्लीट सिलेबस का रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दिया जाता है। टेक्निकल क्लासेस ही वो संस्थान है जहां पे आपको प्रत्येक लाइव क्लास का PDF नोट्स क्लास के जस्ट बाद प्रोवाइड कर दिया जाता है। और टेक्निकल क्लासेस ही वो संस्थान है जहां पे आपको प्रत्येक यूनिट का यूनिट वाइज MCQs क्वेश्चन कराया जाता है। टेक्निकल क्लासेस ही वो संस्थान है जहां पे स्टूडेंट आपको एग्जामिनेशन के पहले टेस्ट सीरीज करवाया जाता है। और टेक्निकल क्लासेस ही वो संस्थान है जहां पे पेड बच्चों को क्रैश कोर्स फ्री में कराया जाता है। और टेक्निकल क्लासेस ही वो संस्थान है जहां पे स्टूडेंट डिप्लोमा के जितने स्टूडेंट्स हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, एग्जाम के 5 रोज पहले ब्रह्मास्त्र क्लास कराया जाता है। और जो ब्रह्मास्त्र क्लास में बताया जाता है एग्जैक्टली स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में वहीं से आते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट टेक्निकल क्लासेस में ज्वाइन करें, और जो भी आपके जूनियर्स हैं उनको फंसने से बचाएं। क्योंकि स्टूडेंट देखिए, मार्केट में क्या है कि हमारे साथ कई सारे और भी हैं, और ऐसा नहीं है कि कहीं पे क्या कहना है। देखिए स्टूडेंट, समस्या क्या होती है कि आप लाइव क्लास करने के लिए गए और आपको लाइव क्लास बोल करके रिकॉर्डिंग पकड़ा दिया जाए, तो उस समय बच्चों को बहुत ज्यादा हर्ट होता है और उन्हें लगता है कि शायद ये इंडस्ट्री ही ऐसा है। उन्हें टेक्निकल क्लासेस के बारे में जानकारी शायद नहीं होती है। तो आप एज अ सीनियर स्टूडेंट, अब आप 4th सेमेस्टर में आ चुके हैं, तो अब आप अच्छा सीनियर बन चुके हैं, है ना। आप 2nd ईयर के अंतिम चरण में हैं और 5th सेमेस्टर में आप फाइनल ईयर में पहुंच जाइएगा। तो एज अ सीनियर अपने सीनियर की भूमिका निभाइए। और जो अभी फ्रेशर्स आए हैं, जो बच्चे 2nd सेमेस्टर में अभी गए हैं, और जो अभी 1st सेमेस्टर के बच्चे आएंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद, उनको टेक्निकल क्लासेस के बारे में बताइए कि देखो, अगर पढ़ना है कहीं से तो टेक्निकल क्लासेस से पढ़ो, और नहीं तो मत पढ़ो। सीधी सी बात है। क्योंकि कम फी में, अफोर्डेबल फी में आपको जो बेस्ट कंटेंट मिलता है वो केवल आपको यहीं पे मिलेगा। तो जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट कि यहाँ पे सिलेबस वगैरह का तो कोई समस्या है नहीं, है ना। और 4th सेमेस्टर का जो क्लास है वो बालक शुरू हो चुका है आपका। 4th सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस का क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी है टेक्निकल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। जो फी है बालक वो आपको अभी बहुत ही कम लगेगा, 1849। 25 दिसंबर छोड़िए, है ना, संता फंटा छोड़िए, आप कॉल कीजिए, बोलिएगा हमको शुभम सर बोले, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, पहला ये, दूसरा ये।
सबसे पहली बात तो ये दोनों कॉन्टेक्ट नंबर आपके फोन में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो ये दोनों फोन नंबर आप सेव कर लीजिए, कारण ये आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, केवल क्लास से संबंधित समस्या नहीं, आप हमारे टेक्निकल क्लासेस के ऐप में रजिस्टर हैं या नहीं है इसमें कोई भेदभाव नहीं है। आप कॉल करके एग्जामिनेशन की जानकारी, अगर मान लिया जाए किसी कारणवश कैरी लग गया आप उसको क्लियर करवाना चाहते हैं उसकी जानकारी, अगर मान लिया जाए कोई भी समस्या हो डिप्लोमा से संबंधित किसी भी प्रकार की इंटरनल या एक्सटर्नल समस्या, आप स्टूडेंट यहाँ पे हमारी एक्सपर्ट बैठते भी हैं। सुबह में कॉल कीजिएगा मैडम से बात होगा, रात में कॉल कीजिएगा सर से बात होगा। आप 24/7 कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नंबर तो आप लोग पक्का सेव कर लीजिए। पहले बात रही कोर्स की, तो 4th सेमेस्टर का कोर्स बालक आपका शुरू हो चुका है और विलंब नहीं करना है, क्योंकि स्टूडेंट इस बार जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल धांसू धांसू है, आपको मैंने दिखा दिया। तो बिना किसी विलंब के 4th सेमेस्टर का कोर्स यदि आपने अभी तक परचेज नहीं किया है, जो बच्चे टेक्निकल क्लासेस में जुड़े होंगे 3rd सेमेस्टर में वो तो भाई सीधे आ जाएंगे। तो आपको एक काम और करना है कि आपके जो दोस्त हैं, जो मुहिम है, आपके जो भी मित्र भाई बंधु बांधव हैं, सबको साथ में लेकर के आना है, ठीक है। और फी के बारे में समस्या आपको नहीं होगा, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, किसी को समस्या नहीं होगा। हमारे पास बहुत सारा विकल्प है, आपके पास 500 रुपया है फिर भी आपको स्टूडेंट जाने नहीं दिया जाएगा, आपको हमारे पास बहुत सारे विकल्प है। मैं सीधी बात आपको ये बता देना चाहता हूं, यदि आपके पास अभी पॉकेट में 200 रुपया भी है तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आप आइए और पढ़िए, पढ़ने से मत चूकिए। ऐसा आपको नहीं बोलना है कि सर हमारे पास अभी 1800 नहीं है तो हम जो है कैसे सर पढ़े, हम जो है 2 महीना बाद हमारे पास या हमारे गार्जियन जो है पैसा भेजेंगे। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है, ये नहीं समझना है कि ठीक है हम जो है नहीं करना है। आप लोग घर से बाहर रह करके पढ़ रहे हैं, आप कैलकुलेट कीजिएगा कि जो आपसे फीस लिया जा रहा है इसका 2 से 3 गुना 1 महीने में खर्च हो रहा है और आपके गार्जियन दे रहे हैं। तो स्टूडेंट क्यों ना थोड़ा सा, मतलब जितना हम 6 महीने में खर्च कर रहे हैं उसका 5% एक्स्ट्रा खर्च किया जाए और बेहतरीन तरीके से तैयारी की जाए, ताकि हमारे गार्जियन को भी लगे कि नहीं हम पैसा सही जगह पे दे रहे हैं। दूसरी बात ये स्टूडेंट कि आजकल आप देख रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट का जमाना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आजकल सीधे सरकार टेंडर निकाल दे रही है, आउटसोर्सिंग की जा रही है। तो आउटसोर्सिंग खास करके कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में, है ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, आउटसोर्सिंग किया जा रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट निकल रहा है, संविदा पे भर्ती हो रही है। तो कैसे होगी वो एग्जामिनेशन के द्वारा होगी क्या? नहीं, वो आपके मार्क्स के बेसिस पे होगा, वो आपके सीजीपीए के बेसिस पे होगा। आप लोग कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं, आप लोग प्राइवेट जॉब में जब जाइएगा तो आपका मार्क्स देखा जाएगा, आपका सीजीपीए देखा जाएगा। तो अब वो झमेला छोड़ दीजिए कि 25-28 नंबर ला करके पास कर जाना है, कैरी लगा लेना है, ये काम नहीं करना है। टारगेट रखना है 9+ सीजीपीए का। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि स्टूडेंट आपको जिस प्रकार से 2 सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया था बालक, वेब टेक्नोलॉजी और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, और जो बच्चा 3rd सेमेस्टर में पढ़ा है वो तो मतलब आप सभी को पता ही है, और जो आपका रिस्पांस आया है वो तो बहुत अच्छा है। मैं आप लोगों को बोलूंगा जब रिजल्ट आए आपका तो बालक रिजल्ट भी भेजिए, मिठाई भी भेजिए, ताकि हमारा भी मुंह मीठा हो, है ना, हमें भी प्रसन्नता हो कि हमारे जो बच्चे हैं इस प्रकार से मेहनत करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग बालक यहाँ पे भी 4th सेमेस्टर में बिल्कुल और केवल कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट से तो मैं और ध्रुव सर रहूंगा, धुआंधार तरीके से आपका पढ़ाई होगा। और देखिए आपका जो एग्जाम होगा बालक वो मई में होगा। तो टारगेट हम लोग लेकर के चल रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर 5-10 अप्रैल चला गया तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, परंतु हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि मार्च तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इसीलिए क्योंकि बीच में कोई भी पर्व नहीं है, सीधे मार्च में आपका होली आता है और वो भी 2 दिन का पर्व होता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग स्टूडेंट जनवरी का पूरा महीना, फरवरी का पूरा महीना और मार्च का पूरा महीना, इन 3 महीने में इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। बचे हुए अप्रैल माह में हम लोग रिवीजन करेंगे और साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र का क्लास करेंगे, ठीक है बालक। चलिए, अगर मान लिया जाए किसी बालक का कैरी वगैरह लग गया है किसी भी पेपर में, तो उसके लिए भी आपको घबराना नहीं है, आपको यहाँ पे उसके लिए भी सुविधा प्रदान कर दी जाएगी, ठीक है। आप एक बार कॉल कर लीजिएगा, जो आपको स्क्रीन पे 2 नंबर दिखाई दे रहा है।
देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की यदि हम बात करें बालक, तो यहाँ पे कुल आपको दिए गए हैं कितने यूनिट, कुल आपको 6 यूनिट दिया गया है। बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। मतलब हम बोल सकते हैं कि इस पांचों पेपर में जो सबसे मजेदार सब्जेक्ट है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम है। ये दो सब्जेक्ट बहुत ही मजेदार है। और यदि बोला जाए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब भी स्टूडेंट ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही धुएंधार है। और यदि देखा जाए इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम है, आप कल को कोई भी इंटरव्यू देने जाइएगा, आप प्राइवेट कंपनी में गूगल फेसबुक जैसे कंपनीज में इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा, इन्फोसिस विप्रो जैसे सर्विस बेस्ड कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा, तो 100 में से 80 क्वेश्चन जो होंगे वो केवल और केवल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम से पूछे जाएंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम एक बहुत ही मेजॉरिटी एरिया कवर करता है इन इंटरव्यूज। ठीक है, तो इसीलिए आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है और कहीं भी चूक नहीं करना है। और आपको पता है कि लाइव क्लासेस में यहाँ पे क्या होता है, ऐसा नहीं है हम लोगों की लाइव क्लासेस में लिमिटेशन होती है ना, कि लाइव क्लासेस में ढेर सारे बच्चों को जोड़ लिए और किसी का रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग बताइए, कम से कम एटलीस्ट जो बच्चे हमारे साथ पढ़ चुके हैं, है ना, मुझे तो सबका नाम याद हो गया है भाई, है ना। और यहाँ पे बिल्कुल पर्सनल इंटरेक्शन होता है, ऐसा कोई टीचर और स्टूडेंट वाला भावना नहीं होता है। हम लोग काफी ज्यादा फ्रेंडली रहने का प्रयास करते हैं, है ना। बच्चे सीधे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं कि हाँ सर ये डाउट है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, है ना। सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, इसको फिर से बता दीजिएगा, ठीक है नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो एकदम यहाँ पे है ना फ्रेंडली नेचर का माहौल रहता है, बिल्कुल आप लोग को कभी नहीं लगेगा कि जो है हमें कहीं पे समस्या हो रही है। देखिए जैसे स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं, उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से बालक जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भैया ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, क्या है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम देखेंगे कि बाबू जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी एक क्या है, सॉफ्टवेयर ही है, कोई हार्डवेयर नहीं है। हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि लो ई हो गया तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आप उसको देख नहीं सकते हैं। इन द सेंस देख सकते हैं मतलब आप उसको छू नहीं सकते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है और सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपने पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर के टाइप में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जैसे स्टूडेंट एक सीधी सी बात से मैं अपनी इस बात को खत्म करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिलेबस डिस्कशन है उसका वीडियो आगे आएगा और मैं पूरा इसमें सिलेबस तो डिस्कस नहीं करूंगा, ये केवल आपका 4th सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो था और काफी ज्यादा लंबा भी मैं नहीं करना चाहूंगा। तो देखिए स्टूडेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बालक आपका, ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। आप इसको ऐसे समझिए कि स्टूडेंट आपके पास ना ट्रेन है, आपने क्या किया, एक ट्रेन खरीद लिया, है ना। आपके पास बहुत पैसा है, आपने बोला है चलो ट्रेन बनाओ 5 बोगी का, है ना, राजा जी घूमने जाएंगे, चलिए 5 बोगी का ट्रेन खरीद लिए। अब ट्रेन तो आपने ले लिया, आपको यहां से अर्थात पटना से दिल्ली जाना है। तो उस ट्रेन से दिल्ली जाने के लिए आप कैसे जाइएगा, उड़ के जाइएगा, ट्रेन रोड पे चलेगा, पटरी पे चलेगा ना भाई। तो पटरी तो आपके पास है ही नहीं, पटरी तो सरकार की है, आपने ट्रेन खरीद ली, तो ट्रेन को कहां चलाइएगा, पटरी पे चलाइएगा ना। इसका मतलब क्या कि ट्रेन तो अच्छी बात है लेकिन ट्रेन को चलाने के लिए पटरी की जरूरत है, ट्रेन के रुकने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत है। ठीक इसी प्रकार बालक हमारे पास जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आपके पास कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एज है, गूगल क्रोम है, फाइल एक्सप्लोरर है, अरे टेक्निकल क्लासेस का ही एप्लीकेशन है। अगर आपको हम बोले लो बाबू एपीके फाइल, लो टेक्निकल क्लासेस का एप्लीकेशन चलाओ, आपके पास जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम या आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप उसको इंस्टॉल ही नहीं कर पाइएगा, है ना। तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम अत्यंत आवश्यक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे स्टूडेंट काम होते हैं, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है प्रोसेस को मैनेज करना, जितने भी प्रोग्राम्स रन कर रहे होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, अलग अलग प्रोसेस को शेड्यूल करना,
इसके बहुत सारे स्टूडेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, सब मैं आपको डिस्कस कर दूंगा सिलेबस डिस्कशन में, है ना। डेडलॉक का कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे सारे प्रोसेसेस बैठ जाते हैं, एक दूसरे का इंतजार करने लगते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट देखेंगे, फाइल्स एंड प्रोटेक्शन, ये सभी क्या है स्टूडेंट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग काम हैं जो कि ये करता है, और हम लोग 6 यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद बालक आपका शुरू हो जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप लोग देखें तो सबसे पहले यही है, आपको इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए दिया गया है कि डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है। ध्रुव सर ने ऑलरेडी स्टूडेंट इसका जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया है, तो आप लोग बालक इसका सिलेबस इंट्रोडक्शन जरूर देख लें। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स यूजिंग सी की बात करें तो देखिए डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम दो टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ना है। और डेटा स्ट्रक्चर जो आपको बनाना है, जो आपको एरेज बनाने हैं, जो आपको लिंक लिस्ट बनाना है, देखिए कॉन्सेप्ट सारा सेम रहता है। आप एक बार डेटा स्ट्रक्चर पढ़िएगा, एरे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एल्गोरिदम लिखिएगा। तो वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिल्कुल सेम रहेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जाता है एल्गोरिदम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। आपने लीनियर सर्च का एल्गोरिदम लिखा, आप उस एल्गोरिदम को सी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, पाइथन में भी लिख सकते हैं, सी प्लस प्लस में भी लिख सकते हैं। इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ऑफिशियली सी लैंग्वेज का यूज करना है। तो डेटा स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले स्टूडेंट जो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर हैं वो पढ़ना है, और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ना है कि कैसे हम लोग, देखिए अभी तक क्या कर रहे थे, बच्चा वाला काम, यानी कि हम लोग को क्या करना है, अच्छा स्क्वायर रूट निकालना है, तो चलो भाई स्क्वायर रूट निकालने का एक प्रोग्राम बना दिए। हम ये नहीं चेक कर रहे थे कि क्या स्क्वायर रूट निकालने का और कोई विधि हो सकता है क्या, और यदि कोई दूसरा विधि है तो दोनों में से ज्यादा एफिशिएंट कौन है, कौन सा ऐसा विधि है जिसमें कम टाइम लगेगा, या कौन सा ऐसा विधि है जिसमें कम स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज्यादा मायने रखता है प्रोग्रामिंग की दुनिया में, वो आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। देन स्टूडेंट आपको अलग अलग एल्गोरिदम्स, सर्चिंग और सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पढ़ने, ये आपका पूरा एल्गोरिदम का हिस्सा है। यहाँ पे जो एंड एल्गोरिदम लिखा हुआ है, यहाँ पे बालक जो आपका एंड एल्गोरिदम लिखा हुआ है, ये बालक आपका यूनिट नंबर 2 है। बाकी इसके बाद आपका स्टैक एंड क्यूज है, इसके बाद लिंक लिस्ट है, उल्टा दे दिया है भाई। पता नहीं इन लोगों के मन में क्या होता है, कभी कभी ये लोग, चलिए कोई बात नहीं है। हालांकि पहले आप स्टैक एंड क्यूज नहीं पढ़ेंगे सर, आपको पहले लिंक लिस्ट पढ़ाएंगे, फिर स्टैक एंड क्यूज, एंड देन आपका जो नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है वो लास्ट में आपको पढ़ने के लिए दिया गया है, ट्रीज एंड ग्राफ्स, ये नॉन लिनियर की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद है बालक आपका पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, और जिस प्रकार से आपने बालक सी लैंग्वेज पढ़ा उसी प्रकार से आपको पाइथन लैंग्वेज नहीं पढ़ना है, क्योंकि स्टूडेंट सी लैंग्वेज में यह मान करके चला जा रहा था कि आप लोग बिल्कुल नए हैं और आपको प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं पता है। हालांकि वैसे छात्र जो कि थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे, घबराने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ाया जाएगा, और यूनिट नंबर 1 में आपका वही है। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन। हम लोगों ने 9वीं कक्षा में पहले फिजिक्स पढ़ना शुरू किया था, उसके पहले तो विज्ञान चलता है भाई, उसके पहले साइंस चलता है। तो जब हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ना शुरू किया तो आप अपना नोट्स निकाल के देखिएगा, यदि आपके पास होगा तो आपने सबसे पहले लिखा होगा भौतिकी क्या है। तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, आपने लिखा होगा ऐसा। हाँ, मैंने तो लिखा है भाई। तो भाई कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे कि पाइथन क्या है, व्हाट इज पाइथन एंड व्हाई पाइथन, हम क्यों पाइथन का यूज करें भाई, सी लैंग्वेज तो हम जानते हैं। तो हम ये प्रश्न का उत्तर देखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, कैसे पाइथन यूज किया जाता है, सिंटैक्सेस देखेंगे, इसमें भी डेटा टाइप होता है, इसमें भी फंक्शन होता है, लेकिन मेनली हमें यहाँ पे फोकस करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। कंट्रोल स्ट्रक्चर जो आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा भाई, इफ एल्स पढ़ा, लूप्स पढ़ा, वो हमें यहाँ पे देखना है। हमें फंक्शन देखना है, फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन को कलेक्ट करके हम मॉड्यूल बनाते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल से हम पैकेज बनाते हैं, वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। यूनिट नंबर 4 में हम स्टूडेंट फाइल्स की प्रोसेसिंग करेंगे, है ना। जो हमारा पाइथन है वो दो प्रकार के फाइल को प्रोसेस कर सकता है, एक तो बाइनरी फाइल जो 0 1 के फॉर्मेट में होता है, दूसरा स्टूडेंट टेक्स्ट फाइल .txt जो होता है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे फाइल इनपुट आउटपुट देखेंगे, टेक्स्ट की प्रोसेसिंग देखेंगे, और रेजेक्स के बारे में अर्थात रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में सीखेंगे। कुछ फ्रेमवर्क्स आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं, वेब2पाई और जैंगो, ये भी हम लोग बालक जानेंगे। इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने पाइथन के सिलेबस एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, ठीक है। इसके बाद बालक आपका अंतिम पेपर है कंप्यूटर ग्राफिक्स, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं।
और ये कंप्यूटर ग्राफिक्स मैं चौथी बार पढ़ा रहा हूँ, ये कंप्यूटर ग्राफिक्स मैं चौथी बार पढ़ा रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि 3 बार का एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, और तीनों बार बच्चों का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा है कंप्यूटर ग्राफिक्स में। पहले ये पेपर बालक 6 सेमेस्टर में, मैं चौथी बार पढ़ा रहा हूँ ना, हाँ। एक बार 6th सेमेस्टर में पढ़ाया था मैंने, उस समय पहले 6th सेमेस्टर में कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ना होता था, ठीक है। और 2 बार मैंने 4th सेमेस्टर में पढ़ाया, और आप लोगों को 4th सेमेस्टर में पढ़ा रहा हूँ, हाँ। तो सिलेबस बिल्कुल सेम है। स्टूडेंट देखिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स थोड़ा सा आपको हार्ड इसलिए लगेगा क्योंकि इसमें एल्गोरिदम्स काफी ज्यादा हैं। लेकिन स्टूडेंट, जैसा आपको पता है, मैं कोई आपको ऐसा नहीं कि स्लाइड पे आया, हाँ भाई ये भी समझ में आ गया, ये भी है, ये भी है, वो वाला काम यहाँ पे नहीं होता है, और यहाँ पे होता ही नहीं है टेक्निकल क्लासेस में। यहाँ पे बालक आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन लिख करके, समझा करके, बुलवा करके बताया जाएगा, और यदि कोई समस्या होगी तो लाइव चैट सेक्शन तो जिंदाबाद है। हाँ, बताइए, कभी इग्नोर किए हैं लाइव चैट सेक्शन को? कभी इग्नोर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन जानेंगे कि भाई कंप्यूटर ग्राफिक्स आखिर है क्या, व्हाट इज सीजी, दैट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है, ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे। आगे स्टूडेंट, हम लोग को डिस्प्ले डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, और केवल ये नहीं जानना है कि ये रैंडम स्कैन, ये रास्टर स्कैन है, डिटेल में देखना है रैंडम स्कैन कैसे वर्क करता है। तो मैं आपको फिगर के माध्यम से यहाँ पे आपको समझाऊंगा, रास्टर स्कैन समझाऊंगा स्टूडेंट, अलग अलग मॉनिटर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा यूनिट है 2D ड्राइंग ज्योमेट्री। तो 2D ड्राइंग ज्योमेट्री में स्टूडेंट, जो 2 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं हमारे पास, हम लोग उसको यहाँ पे स्टूडेंट अपने कंप्यूटर पे ड्रॉ कराएंगे। अब ऐसा नहीं है कि ड्रॉ कराने का मतलब, लो सर ये हमने ड्रॉ करा दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ड्रॉ कराने का अर्थ क्या है कि कंप्यूटर हमारा कैसे ड्रॉ करता है, तो अलग अलग एल्गोरिदम्स का यूज करता है बालक, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हम देखेंगे कैसे हम किसी भी पॉइंट को, अगर कोई पॉइंट मान लिया जाए एक्स वाई कोऑर्डिनेट में यहाँ पे है, तो कैसे इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो ट्रांसलेशन देखेंगे। हम लोग स्टूडेंट रोटेशन देखेंगे, कैसे इसको रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और ये जरूरी नहीं है कोई पॉइंट हो, कोई लाइन भी हो सकता है, कोई फिगर भी हो सकता है, वो हम लोग जानेंगे। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, मैंने स्टूडेंट कंप्यूटर ग्राफिक्स के सिलेबस में आपको डिटेल से आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है। कोनिक्स एंड कर्व्स के बारे में आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है, जिसमें स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एल्गोरिदम्स है, डीडीए लाइन जनरेशन एल्गोरिदम, डीडीए सर्किल जनरेशन एल्गोरिदम, ब्रेसेनहम्स लाइन जनरेशन एल्गोरिदम एंड ब्रेसेनहम्स सर्किल जनरेशन एल्गोरिदम। 14 नंबर तो साफ है यहीं से एकदम, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। और ये समझने में समस्या होता है बच्चों को, लेकिन बहुत ही आसान है। और मैं आपको यहाँ पे लाइव करके दिखाने वाला हूँ। करके दिखाने का मतलब क्या हुआ, मैं केवल ये नहीं बोलूंगा कि लो भाई ये एल्गोरिदम है, ऐसा काम नहीं होता यहाँ पे। हम आपको ग्राफ पेपर यहाँ पे सामने में स्क्रीन पे लाएंगे, और जो भी हमारा एल्गोरिदम होगा, उस एल्गोरिदम पे हम न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे, और न्यूमेरिकल करने के बाद जो मेरा पॉइंट आएगा, उस पॉइंट से हम आपको सर्कल बना के दिखाएंगे, तब होगा बात, ठीक है। तो ये सारा मैंने 3 बार करा रखा है, एक्सपीरियंस है भाई, तभी टेक्निकल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं। तो बालक, यहाँ पे आपको ये काम करवाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इलिप्सिस वगैरह बनाने, कर्व ड्राइंग सब पढ़ाया जाएगा, एकदम नहीं घबराना है। विंडो पोर्ट एंड व्यू पोर्ट और भी मजेदार एल्गोरिदम है। यहाँ पे लाइन को क्लिप करने का हम लोग एल्गोरिदम्स देखेंगे। सुदरलैंड कोहेन एल्गोरिदम है, मिड पॉइंट सब डिवीजन है, केवल और केवल एल्गोरिदम है। मैंने बोला ना, पूरा एल्गोरिदम भरा पड़ा है ना। इसके बाद स्टूडेंट अब शुरू हो जाएगा यूनिट नंबर 6 में 3D ग्राफिक्स। 3D ग्राफिक्स में आपको ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है 3 डायमेंशनल वाला। तो बस बेसिक बेसिक यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए दिया गया है कि कैसे हम केवल ट्रांसलेट करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी 3D फिगर है तो उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, रोटेट कैसे करेंगे, है ना। आप लोग देखते होंगे कि पीपीटी पे या किसी भी आप कंप्यूटर पे क्या करते हैं, आपके पास मान लिया जाए, हम 2D की बात करते हैं, कोई रेक्टेंगल है, तो इसको पकड़ते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, तो आखिर ये कैसे घूम जाता है, कौन सा एल्गोरिदम यहाँ पे यूज हो रहा है, वो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट जानेंगे। और 7वां यूनिट आपको दिया गया है पढ़ने के लिए, एनिमेशन। ये सबसे अंतिम यूनिट है। एनिमेशन में हमें देखना है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, आज के डेट में एनिमेटेड मूवी जा रहे हैं, आप देखते हैं, तो आखिर कैसे ये जो एनिमेशन है इसका बेसिक क्या है, कैसे ये काम करता है। तो हम देखेंगे ये जो आप वीडियो, जैसे अभी आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो क्या है, ये वीडियो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 30 FPS पे।
यानी कि 30 फ्रेम पर सेकंड। तो ये कुछ नहीं है, 30 स्टिल इमेज है, ठीक है। एक सेकंड के अंदर मेरा 30 फोटो कैप्चर हो रहा है और वो फोटो आपको एक सेकंड के अंदर दिखाया जा रहा है एक रेगुलर इंटरवल पे। तो आपको लग रहा है कि ये वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल से बालक यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कैसे एनिमेशन काम करता है, क्या क्या टाइप्स के एनिमेशन होते हैं, ट्विकिंग एंड मॉर्फिंग के बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो ये बालक आपका हो गया पूरा का पूरा सिलेबस सेमेस्टर 4 का, ठीक है। तो ये फोर्थ सेमेस्टर का पूरा सिलेबस है बालक। कोर्स आपका ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो विलंब ना करें और शीघ्र अति शीघ्र स्टूडेंट आप लोग ज्वाइन कर लें। क्योंकि देखिए आप जितना लेट कीजिएगा, ऐसा रिवीजन तो आपको कराया ही जाता है ना। और प्रत्येक यूनिट का यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कराया जाता है, वीवीआई क्वेश्चन। इस बार हम लोग वीवीआई क्वेश्चन पहले देने का प्लानिंग कर रहे हैं। आपको ध्रुव सर ने भी बताया होगा, हाँ ये हम लोग का मीटिंग हो चुका है कि इस बार हम लोग को क्या करना है कि ब्रह्मास्त्र के समय तो वीवीआई दिया ही जाता है, लेकिन हम अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को पहले से वीवीआई क्वेश्चन यूनिट वाइज, ऐसा तो हम लोग पढ़ाते समय बता ही देते हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ाएं, अगर मान लिया जाए इंपॉर्टेंट है तो पहले ही बता देते कि भाई इस पे डबल टिक कर लो या इस पे स्टार मार्किंग कर लो। लेकिन प्रत्येक यूनिट के एंड होने पे आपको बताया जाएगा कि इस यूनिट के ये 3 क्वेश्चन या ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ताकि आप पहले से माइंडसेट बना करके रखें, ठीक है। तो बालक ये था आपका फोर्थ सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है। और कोर्स के लिए आपको चिंतित नहीं होना है, ये 2 नंबर है, कॉल कीजिए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए, कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। प्राइस जो आपको ऑफर में लिखा हुआ है वो आपको आज भी मिल जाएगा, कल भी मिल जाएगा। नाम मेरा ले लीजिएगा, शुभम सर भेजे हैं, बोल दीजिएगा शुभम सर के खास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बालक हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट को। धन्यवाद।